नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि आज हैवी वेट्स के बीच में भारतीय बाजारों में एक कुछ में तेजी है, कुछ में बिकवाली है और उन दोनों के बीच में मार्केट जूझ रहा है। एक बढ़िया तेजी रिलायंस के नंबर्स के बाद रिलायंस में आई, एक बढ़िया बिकवाली इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इन्फोसिस में आई, प्लस एक्सिस बैंक ने इन्फोसिस का साथ दिया, इसलिए बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर अगर नजर डाली है तो आज करीब 300 अंकों के आसपास का ड्रॉप आपको सेंसेक्स में दिखाई पड़ेगा। 78 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है, नहीं 124% के आसपास गिरावट वहां पर है। निफ्टी बैंक जो कि 1.5% नीचे है, एक्सिस बैंक के दम पे अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि फ्लैट टू नेगेटिव है। आज टीसीएस जैसे स्टॉक में करीब बिकवाली है, लेकिन वो बिकवाली नहीं है, दरअसल वहाँ पे एक्स डिविडेंड हुआ है 76 रुपये का, सो उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। प्लस आज इन्फोसिस में प्रेशर है, तो दोनों आईटी हैवी वेट्स प्रेशर में है, जो एक में एडजस्टमेंट की वजह से और एक में अदरवाइज, और दूसरी तरफ से रिलायंस का सपोर्ट है, एक्सिस में बिकवाली है। सो ये सब मिला जुला के बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा एडवांस क्लाइंट के ऊपर नजर डाली जाएगी तो आज एडवांस क्लाइंट में उतना कोई पेन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो एडवांस क्लाइंट में बहुत रिलीफ भी नहीं है। 1077 शेयर तेजी में है और करीब 1300 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। रफली 1100 और 1300 के रेशियो के बीच में आज एडवांस क्लाइंट घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हम लवलेश जी से। लवलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों पर। लवलेश से हम बातचीत करेंगे आपके पोजीशंस पर, मार्केट के बजिंग स्टॉक्स पर और अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर तुम चर्चा करते रहेंगे। लवलेश जी से नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि भारतीय बाजारों में आज चल तो रही है रस्साकशी, तेजी की तरफ भी कुछ भारी भरकम शेयर हैं, मंदी की तरफ भी कुछ भारी भरकम शेयर हैं और बाजार बीच में झूल रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद आपको मेरा आमंत्रित करने के लिए। देखिए मेरे ख्याल से काफी आपने जो एक पॉइंट क्लियर बोला वो ये था कि ऑलरेडी एक बियरिश ट्रेंड था, पर एडवांस डिक्लाइन जो नंबर है काफी म्यूटेड है, काफी ऑन द बॉर्डर लाइन, आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रल जोन पर है। और पिछले जो हम 5 दिन से देख रहे हैं ये काफी न्यूट्रल जोन की तरफ ही जा रहा है इंट्राडे बेसिस पे। अभी भी हम मोमेंटम भी देखें तो मोस्ट ऑफ द निफ्टी 500 के जो कंपोनेंट्स है वहां पर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 48% 50 के नीचे है, 52% 50 के ऊपर है। तो ये प्रोबेबली आप ये बोल सकते हैं कि 20 तारीख को ट्रम्प का एक इवेंट है, वहां पर उनकी जो है ताजपोशी होगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट भी एक म्यूटेड डायरेक्शन में ही जाके वीक को क्लोज करेगा। पर आज आखिरी दिन है हफ्ते का, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक डोजी फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट बहुत एक म्यूटेड जोन पर वीकली बेसिस पे कम हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि हम अभी कहीं ना कहीं इन डिसीजन पे है। जो रेंज रहेगी मार्केट की वो मेरे ख्याल से काफी टाइट रहेगी, नीचे 23,050 से लेके और 23,450, ये एक पॉसिबल रेंज बनी रहेगी। 23,050, 23,450 इस रेंज को आपको प्ले करना है। और ये बात सही लवलेश ने कही कि मंडे को जब हम बाजार खोलेंगे, नेक्स्ट वीक जैसे ही मार्केट में उतरेंगे, सामने आपको एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा होगा जो कि यूएस मार्केट से आने वाला है। सो वो एक और इंपॉर्टेंट इवेंट और प्लस अर्निंग्स नेक्स्ट वीक की जो होंगी वो भी आपके लिए इम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको देखना होगा अदरवाइज। लवलेश, अब निफ्टी बैंक को लेकर कि आज वहाँ पर कंपेरेटिवली ज़्यादा बिकवाली है फ्रंट लाइन इंडेक्स के, लेकिन एक्सिस की तरफ से बिकवाली बढ़ रही है या फिर बाकी प्राइवेट बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वहाँ आप क्या रीड कर रहे हो? ये देखिए निफ्टी बैंक में जो वीकनेस है वो मैं अगर आप देखें तो वो निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा वीकनेस रहा है। फिलहाल तो अगर आप उसका वीकली चार्ट देखें तो हम एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं, गिवन कि आज हमारा आखिरी दिन है सप्ताह का। पर अगर आप डेली चार्ट देखें तो ऊपर के लेवल्स पे हमको काफी कुछ रिजेक्शन ही मिला है, सेलिंग प्रेशर मिला है, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई हेवी वेट्स में दो में तेजी है, एक हैवी वेट को बिल्कुल दबा रखा है। तो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है, कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। जहां तक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है, मैं फिलहाल समझता हूं हमें ऊपर में रेजिस्टेंस 48,450, 48,900 से लेके 49,300, 49,300 तक के ये रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। जब तक कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता हमें एक तो फ्रेश मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। नीचे जो सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी फ्यूचर में वो 48,450 से लेके 47,210, लेकिन 48,500, 48,450 इमीडिएट सपोर्ट। अगर बैंक निफ्टी ये तोड़ देता है फ्यूचर्स में तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में नीचे में 47,200 तक एक गिरावट आ सकती है।
47,200 तक की गिरावट यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है। अगर प्राइवेट बैंक्स के अंदर गिरावट थोड़ी और गहराती है तो 47,200 के लेवल्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चले शर्मा जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और कई सारे शेयरों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जो बाजार के बजिंग स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो स्टॉक जहां पर आज अच्छी तेजी या बिकवाली देखने को मिली लार्ज कैप मिड कैप में। तो सबसे पहले तो लार्ज कैप गेनर्स में रिलायंस आज सबसे ऊपर है, जहां पर आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है नंबर्स के बाद। उसके बाद बारी आती है बीपीसीएल की, पावर ग्रिड और एशियन पेंट्स। कई दिनों की बिकवाली के बाद एशियन पेंट्स में एक स्लाइट कमबैक आज दिखाया है। इसके अलावा रिलायंस शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। बिकवाली है इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आज जिन शेयरों का नाम शुमार है उसमें फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रैवनकोर, भारत डायनेमिक्स, आरवीएनएल, कोचिन शिपयार्ड, चारों के चारों पीएसयू नाम जो कि अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, वहां पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर है कल्याण ज्वेलर्स में, पीबी फिनटेक में, मैक्स हेल्थकेयर में, परसिस्टेंट सिस्टम में। कल्याण ज्वेलर लगातार बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है और ये बीते हफ्ते तो बिकवाली थी ही, इस हफ्ते भी बिकवाली एक्सटेंड हुई है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर भी भाई कुछ शेयरों पर नजर डाल लीजिए। बीएलएस इंटरनेशनल, जीएसपीएल, फिनोलेक्स केबल, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पे स्मॉल कैप क्षेत्र में खरीदारी है। और स्मॉल कैप में कुछ बिकवाली जिन शेयरों में देखने को मिल रही है उसमें एसडब्ल्यू सोलार नंबर्स के बाद, जी शिपिंग थोड़ा प्रेशर है, एजिस लॉजिस्टिक्स में बिकवाली है, और आईटीआई, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। और एफएनओ में आज जहां पर खरीदारी या बिकवाली है उसमें लोधा डेवलपर जहां पे खरीदारी है, डिफेंस से एचएएल में खरीदारी है, हिंदुस्तान गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी है, और हिंद कॉपर में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पे एफएनओ में कुछ अगर नामों को देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स, इन्फोसिस, पीबी फिनटेक और एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली आज के सत्र में एफएनओ साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। शर्मा साहब, डिफेंस स्पेस में से कोई नाम दिख रहा है क्या? आज एचएएल में खरीदारी, भारत डायनेमिक्स में खरीदारी, कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी, इनमें से कोई नाम लग रहा है क्या जो कैरी किया जा सकता है? तो आपने जैसे बताया डिफेंस स्पेस में, अगर मैं सिर्फ जेंटेक को छोड़ूं, जेंटेक के अलावा मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। एक्स्ट्रा माइक्रो में बोल सकता हूँ कि सिर्फ आधा % की तेजी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी आ रही है और मेरे ख्याल से आनी भी चाहिए, क्योंकि हम बजट एक जो बहुत बड़ा इवेंट है इकोनॉमी के लिए और पूरे मार्केट के लिए, उसके पास है। तो रेलवेज में हमने पिछले हफ्ते देखा था, वैसे ही अब हमको ट्रैक्शन जो है मेरे ख्याल से डिफेंस में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मैक्सडॉक मुझे मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि स्टॉक ने अपना डेली चार्ट पर एक इम्पोर्टेंट 50 डे और 200 डेज के आसपास का सपोर्ट लिया। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन भी करा है 2250 से लेके 2290। अगर डिफेंस स्पेस में बात करूं तो मुझे मैक्सडॉक अच्छा लगता है। 2321 आ रहा है, 3% की आज तेजी है, लेकिन 2321 2300 के ऊपर मुझे इसमें सीधे 2460 तक के लेवल्स देखने को मतलब चार्ट के हिसाब से मिल रहे हैं। मुझे लगता है मैक्सडॉक में आप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी छोटा है, नीचे में 2290, ऑलमोस्ट 2280 से 2290 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। अच्छा बेस फॉर्मेशन है वहां पे। ऊपर में 2450 से लेके 2490 तक के मैक्सडॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो मजगांव डॉक एक नाम जो कि 2322 2323 के जोन में कामकाज कर रहा है, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं डिफेंस स्पेस में अगर आप कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे अपने दर्शकों से। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, शर्मा साहब से बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आप वो करना सिर्फ इतना है कि हमारे अलग अलग माध्यमों का हिस्सा बन सकते हैं। 9311182174 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल आईडी यानी कि money9query@tv9.com, इस ईमेल के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप यूट्यूब का भी हिस्सा बनिए। अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम इस कार्यक्रम में लाइव रहेंगे, तो आप वहाँ पर हमारे साथ सवाल भेजिए और बातचीत करते रहिए। शुरुआत करते हैं पहले सवाल की, जो कि अश्विनी जी का है। इनके पास टाटा पावर पे एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। शर्मा साहब, टाटा पावर 360 370 जानकार मान रहे हैं सेफ जोन है, आप क्या मान रहे हो? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से पिछले 2-3 हफ्ते में हम ये तो देख ही रहे कि इंडेक्स में गिरावट है, क्रॉस द स्पेस बेयरिश एक सेंटिमेंट बना हुआ है। और यहाँ पर एक सेक्टर जो है वो है पावर। अगर आप वीकली बेसिस पे देखें स्पेसिफिकली तो इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन अच्छा ही है। जिस हिसाब से हमने रिवर्सल देखा और वो रिवर्सल सस्टेन होते हुए देखा, उस हिसाब से टाटा पावर इनफैक्ट यहाँ से 10% तो ऑलमोस्ट तेजी आ चुकी है। तो मुझे लगता है अगर पावर स्पेस में सबसे एक फ्रंट लाइन काउंटर कोई प्रेफर करता है तो ऑब्वियसली टाटा पावर है, बिकॉज इसका जो मार्केट शेयर और उसका एक ऑपरेटिंग मार्जिन है। करंट लेवल्स पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवर एक्सटेंडेड है। अगर ये स्टॉक वापस से आपको 365 से 360 के आसपास मिलता है
तो उसमें आप फ्रेश निवेश कर सकते हैं। स्टॉक में जो रिट्रेसमेंट या वापस जो एक तेजी बन रही है, मुझे लगता है 385 से 390 तक की बनेगी। पर हम जिस हिसाब से वोलैटिलिटी देख रहे हैं, तो आप नीचे में 363 363 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाय। तो ये टाटा पावर के संदर्भ में आपके लिए राय कि आपको कहाँ खरीदारी करनी है, अगर आप खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो। लाइकवाइज एक आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, तेज कुमार साहब का यहाँ पर भी सवाल है। इन्होंने आइनॉक्स ग्रीन 175 और आइनॉक्स विंड 213 पे खरीद रखा है। इन स्पेस में क्या करें? ये वैसे भी थोड़े चले थे, फिर थोड़े हल्के हुए हैं, यहाँ क्या करना चाहिए? ये दोनों स्टॉक में मेरे ख्याल से गिरावट अभी फिलहाल तो बनी रहेगी। जहां तक कि मैं आइनॉक्स विंड की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में जो करेक्शन आ रहा है सुमित जी, काफी हेल्दी है। स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइड हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते से लेके महीनों तक के इसमें वीकनेस बनी रहेगी। जब तक कि स्टॉक 186 187 के ऊपर नहीं निकलता, मुझे नहीं लगता इसमें एक मोमेंटम बनेगा, क्योंकि सेलन ऊपर के स्तर पर हमको इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो आप इसमें 147 का एक स्टॉप लॉस बनाकर रखिए। जहां तक कि आपने आइनॉक्स ग्रीन की बात करी है, इसमें भी सेम ही पैटर्न बना हुआ है। दोनों स्टॉक सेम फॉलो करते हैं। बस आइनॉक्स ग्रीन में अच्छी बात यह है कि स्टॉक में एक 150 के आसपास बेस फॉर्मेशन है। तो जब तक 150 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, बना हुआ है, मेरे ख्याल से 182 तक के इसमें तेजी बने रहेगी। 150 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें होल्ड करिए। 182 तक के आपको इसमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 182 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आइनॉक्स विंड को लेकर राय आपने शर्मा साहब की सुनी। अब रामवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से बातचीत करने के लिए। रामवीर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रामवीर जी। जी सर। सर सवाल क्या है आपका? सर मैंने क्या सर NIIT के शेयर लिए हैं सर, 270 शेयर हैं, 218 की प्राइस पर हैं सर। मैं 1 ईयर होल्ड कर सकता हूँ सर। NIIT के, राइट? जी सर। और कितना समय आप इसे और दे क्या सर सकते मैं हो? एवरेज कर, क्या सर? कितना टाइम और दे सकते हो रामवीर जी? 1 ईयर दे सकता हूँ सर मैं होल्ड कर। अभी क्या एवरेज भी कर सकता हूँ सर, अगर एवरेज भी करना है। ओके शर्मा साहब, इनके पास NIIT के शेयर हैं 270 रुपए के दाम पर 270 शेयर है, 218 रुपए के दाम पर खरीदारी है और एवरेज भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में है ये। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? पहली चीज। दूसरा, अगर 1 साल का नजरिया है और अगर एवरेज ना भी करना हो तो क्या किया जाए? ये एवरेज तो बिल्कुल ऑब्वियसली सुमित जी मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी गलत ही रहती है लॉन्ग टर्म में। और 1 साल का नजरिया है तो ठीक है, नजरिया तो मेरे ख्याल से मिड टर्म का है। पेशेंस भी इनमें रामवीर जी में काफी, क्योंकि 200 के ऊपर जो चीज इन्होंने खरीदी थी, अभी 160 165 के लेवल के आसपास इन्होंने देखा है। मेरे ख्याल से इन्होंने वर्स्ट जो सबसे बुरा हो सकता था स्टॉक से वो देख चुके हैं। स्टॉक का ऑल टाइम हाई 2022 और 2023 का जो है, स्टॉक उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे पॉइंट ऑफ पोलैरिटी बोल सकते हैं कि प्रीवियस जो इनका एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम करेगा। 150 से 148 के आसपास स्टॉक में वापस से मुझे लगता है बॉटम फॉर्मेशन होगा। वापस से एक तेजी बनेगी, लेकिन वो स्टॉक को पुश करेगी 195 तक। फिलहाल बने रहिए। 195 के ऊपर और निकलेगा तो मेरे ख्याल से इनको इनकी कॉस्ट भी मिल जाएगी आने वाले 1 साल में। लेकिन स्टॉक में आप नीचे में 148 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 148 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। नया एवरेज एटलीस्ट अभी मत करिए, लेकिन आप 148 के स्टॉप लॉस सो फार बने रह सकते हैं और धीरे धीरे अपनी रणनीति उसके हिसाब से बना भी सकते हैं। सबिहा सैयद जी हमारी रेगुलर दर्शक हैं। इनके पास ये BEL ONGC परसिस्टेंट सिस्टम, इनमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं बजट से पहले के लिए। आप क्या राय रखते हैं शर्मा साहब? क्या ये लग रहे हैं क्या बजट से पहले एंटर करने लायक? जी देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम तो टोटली मुझे लगता है कि एक IT का प्ले हो जाएगा। तो बजट के पहले या बजट का जो इम्पैक्ट है, मुझे नहीं लगता उस पर इतना आएगा जितना डॉलर का रहेगा। और फिलहाल तो मुझे लगता है कि परसिस्टेंट में और थोड़ी सी गिरावट रहेगी 5800 तक, तो वो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ONGC समझ जी हमने पहले भी डिस्कस करा और आज भी अच्छा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ONGC ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं इनको कह सकता हूँ कि अगर आपका बजट या शॉर्ट टर्म नजरिया है आने वाले 2 से 3 हफ्ते का ही, तो आप ONGC में जरूर कर सकते हैं। 265 रुपए आ रहा है, 256 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है ONGC में यहाँ से वापस से 278 तक की तेजी आ सकती है। दूसरा काउंटर BEL है। ऑब्वियसली देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बजट के पहले जो भी हम तेजी देखते हैं वो रेलवे, गवर्नमेंट PSU स्पेस में ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है। फर्टिलाइजर एक ऐसा है उसमें ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है। तो BEL में फिलहाल ऑलमोस्ट तेजी अच्छी आ चुकी है। स्टॉक ऑलमोस्ट 263 रुपए से 283 आ रहा है।
मुझे लगता है अगर बीईएल में किसी को या इनको पोजीशन बनानी है तो आप वेट करिए, 273 के आसपास इसमें फ्रेश बाइट कर सकते हैं। फिलहाल ओएनजीसी में मेरी बाय की सलाह। ओएनजीसी एक नाम है सबिया जी, जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं। इन तीनों में से ये एक राय आपको दी गई है। जुपिटर वैगन पे जैद अली साहब का सवाल है। इनके पास 570 रुपए के दाम पर खरीदारी है और फरवरी तक का समय ये लेकर चल रहे हैं। करना क्या चाहिए शर्मा साहब इसमें? नहीं, ऑब्वियसली देखिए रेलवे स्टॉक में ट्रैक्शन बना है और मेरे ख्याल से बने रहेगा। ये पर्टिकुलरली ऐसा स्पेस है जहां पर अगर मैं ग्लोबल मैक्रो या ग्लोबल वेरिएबल हटा दूं, ग्लोबल इवेंट्स हटा दूं, करेक्शन हटा दूं, तो भी ये स्पेस डबल डिजिट के सीएजीआर के साथ ग्रो करेगा। ऑब्वियसली ये स्पेस में 2021, 22 और 23 में बहुत अच्छी रैली एंजॉय करी है। 2024 पूरा ट्रैक्शन इनका करेक्शन में ही गया है, साइडवेज रहा है। पर जो रीसेंट मोमेंटम इनका दिसंबर लास्ट मिड से अभी तक बना है, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में और जुपिटर वैगन्स, मुझे लगता है काफी अच्छा एक बाय हो सकता है, ना सिर्फ बजट के हिसाब से पर आने वाले कुछ महीने के हिसाब से। स्टॉक 450 के आसपास बॉटम बना चुका है। वापस से जुपिटर मुझे लगता है यहाँ से जेडब्ल्यूएल 570 से 580 के लेवल्स जो इसका दिसंबर का एक हाई है, वहां तक के जा सकता है। तो जेडब्ल्यूएल में मेरी बाय की सलाह रहेगी करंट लेवल से। ओके, अजीत बैद साहब काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास एक तो गॉडफ्रे फिलिप्स है, 7400 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है और ये शेयर वैसे भी बीच में बहुत बढ़िया चला, उसके बाद बहुत बढ़िया बिकवाली में भी आ गया, हायर लेवल से टूटा भी काफ़ी है। और दूसरा किर्लोस्कर इंजीनियरिंग भी है इनके पास 1215 रुपये के दाम पे। तो शर्मा साहब करना क्या चाहिए इन दोनों में? फिर देखिए किर्लोस्कर, मैं पहले गॉडफ्रे का बता दूंगा। देखिए गॉडफ्रे जो पर्टिकुलरली कंपनी है, बेयरिश ट्रेंड में ग्रिप है। आप मानकर चलिए 2024 से इसमें जो 8300 से गिरावट आ रही है, मेरे ख्याल से और बनी रहेगी स्टॉक अपने। और यूजुअली ये अक्रॉस द यूनिवर्स ही हो रहा है, ये सभी स्टॉक्स में हो रहा है। तो और ये तो फिर एक तरह से सेम स्टॉक हम बोल सकते हैं जिसको हो सकता है आने वाले समय में बजट में दबाव देखने को मिले। पर मुझे लगता है इसमें और गिरावट बनेगी। यहाँ से स्टॉक करंटली 4400 रुपये आ रहा है। 50% अगर आप देखें तो 8000 के आसपास से करेक्शन हो चुका है। यहाँ से मुझे 3670 तक के इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी। जहां तक कि किर्लोस्कर इंजीनियरिंग का सवाल है, किर्लोस्कर मेरे ख्याल से करंटली 1961 के लेवल्स पर आ रहा है। ये भी मुझे लगता है कि नीचे में 1710 से लेके 1705 तक के और करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप अगर ये देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने 52 वीक लो या अपने 30 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। और जो भी ट्रेंड है वो अपने 50 या 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जिनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म था तो थोड़ा सा नजरिया लंबा करे। और दूसरी बात, थोड़ा सा पेशेंस है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, नजरिया लंबी अवधि का रखें, आप बने रहें। ये आपको एक राय दी गई है किर्लोस्कर के संदर्भ में। अब हमारे साथ दिल्ली से बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुप्रिया मौजूद हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार मैम, आप मैम किस चीज़ के डॉक्टर हो? मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मैम टाइम मिल जाता है आपको मार्केट आवर में के साथ साथ क्लिनिक के काम देखने का? निकाल लेते हैं। एक्चुअली मैं इन्वेस्टर हूँ तो ज्यादा नहीं इतना बैठते हैं, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करके आपका सुनते हैं चैनल तो हमें पता चल जाता है। तो डॉक्टर मैम कब से हो मार्केट में आप? मुझे हो गया 1.5 साल हो गया। ओके, तो ये बैलेंस हो पाता है आपका होम्योपैथी और साथ साथ मार्केट? हाँ हाँ, आराम से। तो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया अभी तक कि बाजार में इतना हैवी फॉल आया तो खुद को ही लगा कि हाँ थोड़ी दवाई खा लेनी चाहिए? नहीं, दवाई खाते नहीं, दवाई देते हैं। तो डॉक्टर मैम क्या सवाल है आज आपका? मैंने वारी रिन्यूएबल्स लिया हुआ है 100 शेयर्स एट द रेट 1766 पे। तो अभी बीच में काफी लॉस है, हो गया हमें। बीच में अच्छा खासा ये बड़ा था, लेकिन हमने रखा रहता कि और प्रॉफिट आएगा करके। तो इसका क्या एवरेजिंग करना ठीक रहेगा कि कितना लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में रखना ठीक है? आपका वैसे नजरिया क्या है डॉक्टर मैम? 2 साल, 1.5-2 साल तक को है। 1.5 से 2 साल रख सकते हो। चलो इसमें एक अपडेट आपको दे देता हूँ कि वारी एनर्जीज के, अच्छा आप तो रिन्यूएबल है, वरना एनर्जीज होता तो एनर्जीज में एक अपडेट ये है कि मधु केला साहब है, मेरे पास एनर्जीज भी है, बट अभी इसका मुझे पूछना है। ओके, तो चलिए आप वारी एनर्जीज के लिए आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि मधु केला साहब और रवि धर्माशी साहब, जो कि 2 बाजार के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं,
उनका नाम वारी एनर्जीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आया है। 1%, 1.5% के आसपास मधु केला साहब का स्टेक आया है और रवि धर्माशी साहब का करीब 2.5% के आसपास स्टेक है। ये आज ही शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ, तो इसलिए आपके सामने रख दे रहा हूँ। अब रही बात वारी रिन्यूएबल की, तो शर्मा साहब 100 शेयर हैं, 1766 रुपये के दाम पे खरीदारी है, इन्हें करना क्या चाहिए इसमें? देखिए यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब को तो यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे कि सुमित जी ने भी यहाँ पर बताया, ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी और स्पेस की बात करें, क्लीन ग्रीन एनर्जी की स्पेस की बात करें, तो यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा मतलब आपको लंबा रखना पड़ेगा। स्टॉक दोनों अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली साउंड है, जो पाइपलाइन है कंपनी की वो अच्छी बनी हुई है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ग्लिप आए, पेशेंस टेस्ट करे आपका, पर मुझे लगता है यहाँ पर आप थोड़ा सा नजरिया आने वाले 1 साल से बढ़ाकर रखिए। मेरे ख्याल से 2026-2027 में ये पर्टिकुलर स्पेस एक खुद में थीम है जो आउटप्ले हो रही है, और तब इनके जो कमेंसुरेट या आप एक्यूमुलेटेड गेन्स देखेंगे तो काफी अच्छे रहेंगे। तो आप बने रहिए। वारी रिन्यूएबल पे भी, जहां तक कि वारी एनर्जीज भी आपके पास बहुत अच्छा मेरे ख्याल से निवेश है। अब बने रहिए इन स्टॉक्स में। अपना नजरिया 2026 से 2027 का रखिए, आपको इसमें काफी अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर मैम, आप ऑलरेडी पेशेंट तो हैं ही आपके पास, अब आप पेशेंस भी थोड़ा सा रखिए वारी रिन्यूएबल को लेकर और बने रहिए। ये आपको राय हमारे मुझे शर्मा बस साहब ये की तरफ से पूछना है आई कि है। अभी एवरेजिंग करना ठीक रहेगा कि अभी होल्ड ही करें इतने ही प्राइस पे? तो शर्मा साहब, क्योंकि ऑलरेडी जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया है, एवरेज करना चाहिए क्या अभी? ख्याल से देखिए, जब आपका नजरिया इतना अच्छा हो तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो तो ना हो, क्योंकि आपके पास दोनों स्टॉक है, एनर्जीज की है, रिन्यूएबल्स की है, तो आपके पास काफी अच्छा एक्सपोजर है पूरे सेक्टर का। मेरे ख्याल से उससे अच्छा आप दूसरे स्पेस में लगाएं, सेम कैपिटल एक में ना निवेश करें ना एवरेज करें। मेरे ख्याल से आप बने रहिए इनमें। अगर आपको और इन्वेस्ट करना है, मेरे ख्याल से आपके पास दूसरे बहुत से ऐसे काउंटर्स या सेक्टर्स हैं जिनमें आप लगा सकते हैं। हमने टाटा पावर की भी बात करी, वो एक काफी अच्छा स्टॉक है जो पावर स्पेस में अच्छा कर रहा है और अच्छा प्ले होगा। अभी हमने रेलवेज में स्पेसिफिकली बात करी, JWL करके कंपनी है। ये ऐसे स्टॉक्स है जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर मैम, आप वारी रिन्यूएबल से बेटर ऑप्शन एक बार को आपको दिए गए हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो, ये पोजीशन के अंदर आप फिलहाल बने रह सकते हो। अब बातचीत करते हैं हमारे दूसरे दर्शक से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज कुमार मेहता जी मौजूद हैं, पलामू से, झारखंड से। मेहता साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मेहता साहब, क्या सवाल है आपका? जी सर। सर मेरा सवाल है सर, द फेडरल बैंक के 500 शेयर है सर, और एक सर ट्राइडेंट के 1600 शेयर है सर। और दोनों में नजरिया क्या रखते हो आप? तो दोनों में सर जो बता देंगे, और दोनों सर आप ही को मनी नाइन तो मैं इसे रोज देखता हूँ। ओके। और सर ही एक शरद सर बताए थे द फेडरल बैंक लेने के लिए, और ट्राइडेंट सर अंशुल सर के कहने पर लिए थे। तो दोनों में आपको स्टॉप लॉस दिया गया था? स्टॉप लॉस सर तो दिया गया था सर हमको। तो मेहता साहब देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस साथी है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी साथी है। आप अगर इन्वेस्टर बन के ट्रेडिंग करोगे तो भी नुकसान होगा, ट्रेडर बन के इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी नुकसान होगा। सो इस पार्ट को एटलीस्ट क्लियर कर लो कि आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो, और जो हो उसके हिसाब से अपनी रणनीति को कैरी करो। फिलहाल के लिए शर्मा साहब, फेडरल बैंक 500 शेयर हैं 209 रुपये के दाम पर, और ट्राइडेंट के भी शेयर हैं, करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए, जैसा आपने सुमित जी बता दिया, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। यहाँ पर मैं आपको एक सीधी सलाह दूं, आज का नुकसान कल के हम देखे प्रॉफिट से ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगर नहीं भी हो तो आप कोई सा भी ट्रेड या निवेश करें। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, पोर्टफोलियो का यह 5% का एक लॉस, अगर मेरे पास 1 लाख है तो 5,000 से ज्यादा लॉस, 10,000 है तो मैं 5% का उसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 500 रुपए एक स्टॉप लॉस। तो ऐसा आपको एक कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो के बनानी पड़ेगी, ताकि आपकी जो लाइफ स्टॉक मार्केट में रहे वो बढ़ी रहे। जहां तक फेडरल बैंक की बात है, आपको इसमें मैं 185 का स्टॉप लॉस दूंगा। स्टॉक का 200 डेज मूविंग एवरेज है वहां पे, जो अपवर्ड स्लोपिंग है। अच्छी बात यह है कि ये पीएसबी स्पेस में अच्छा परफॉर्म भी करा है। 185 का स्टॉप लॉस आप फेडरल बैंक में लगाइए। दूसरा, मेरे ख्याल से आपने ट्राइडेंट बोला, ट्राइडेंट में आपका एक निवेश है, तो ट्राइडेंट में भी फिलहाल तो एक गिरावट बनी हुई है, 31 रुपए 80 पैसे आ रहा है। इसमें और वीकनेस बनेगी क्योंकि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ये स्टॉक नीचे और 28 रुपए तक में स्लाइड हो सकता है, तो इसमें से आप एग्जिट कर लीजिए और अपना लॉस बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं। फेडरल बैंक आप होल्ड कर।
तो आपको राय दी गई है कि आप फेडरल बैंक को बने रह सकते हैं। ट्राइडेंट में उतना रिस्क जितना आप संभाल पाएँ उतना रिस्क के साथ फिलहाल बने रहें। जैसे जैसे आप रिस्क को आपको कम होने लग जाए, आप जहां निकल पाओ वहां आप निकल जाओ। ये चीज़ का ध्यान रखिए सर। ये बात हमेशा के लिए है, आज के लिए नहीं, फेडरल के लिए नहीं, ट्राइडेंट के लिए नहीं, इनफैक्ट रिलायंस के लिए भी। अगर आप ट्रेडर हैं तो जहां तक आप लॉस झेल सकते हैं सिर्फ वहीं तक ही लॉस लीजिएगा, और प्रॉफिट और रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान रख के ही किसी भी ट्रेड में एंट्री करिएगा, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और स्टर्लिंग एंड विल्सन पे एक सवाल विनय कुमार साहब का। इनके पास 30 शेयर हैं 700 रुपए के दाम पर। आज नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद स्टॉक रिएक्शन में भी है, करीब 8-9% नीचे है। शर्मा साहब करना क्या चाहिए इसमें? ये भी सेम मेरे ख्याल से इसमें आप देखिए ग्रीन एनर्जी और जो स्पेस में हम करेक्शन देख रहे हैं, स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल जो है उसमें भी यही है। 800 रुपए से इसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। मुझे लगता है स्टॉक में अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो कहीं ना कहीं 370 के आसपास है, जहां पर इसकी एक लॉन्ग टर्म एक आप बोल सके कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है। वहां से इसमें हमको एक उछाल देखने को मिल सकता है। बने रहिए आप स्टॉक में। आपने काफी कुछ तो मेरे ख्याल से होल्ड कर कर रखा हुआ है बहुत टाइम से। 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। वापस से स्टॉक में उछाल आएगा 516 और 574 तक, अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबलाइज हो तो 380 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। तो 516 और 524 ये शायद लेवल बताए हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं अदरवाइज, लेकिन रणनीति इसके हिसाब से ही आप बनाकर चल सकते हैं। एक सवाल नितिन कुमार जी का है। इनके बेटे का जन्मदिन है इस महीने में और ये उनको गिफ्ट में कुछ लॉन्ग टर्म के लिए देना चाहते हैं, कोई शेयर देना चाहते हैं। सो शर्मा साहब कोई टिप्पणी आप इस पे करना चाहोगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है। जहां तक आपका ये एक सोचना है कि मतलब इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। मैं मेरे परिवार या मेरे अगर कोई एक बच्चा होता है या रिलेटिव है तो मैं भी यही रणनीति या यही सलाह देता हूँ कि आपको अगर कुछ बेस्ट गिफ्ट देना है अपने स्पेसिफिकली चाइल्ड या अपने रिलेशन में किसी को, तो मेरे ख्याल से एक वो निवेश या कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ और यहाँ पर हम चीज बहुत सिंपल एस्पेक्ट में देखें तो आप निफ्टी 500 या निफ्टी का कोई भी ईटीएफ में आप निवेश कर दीजिए और आने वाले 10 साल में आप देखेंगे आपको एक 15 से 16% का सीएजीआर मिलता है। हमारा यहाँ पर एम जो है, यहाँ पर हमारा जो एक सिंपल आप बोल सकते हैं प्लान ये है कि हमको एक वो 15 से 18% का सीएजीआर चाहिए लॉन्ग टर्म में। हमको यहाँ पे निफ्टी 50 निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म नहीं करना है। हमें यहाँ बस एक जो गेन है वो अच्छा हो। तो आप निफ्टी 50 या निफ्टी 500 का ईटीएफ आप उसमें निवेश करिए और ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा गिफ्ट रहेगा आपके पास। तो आपके लिए या आपके लिए नहीं, इनफैक्ट शर्मा साहब की राय सबके लिए है। जो भी नया निवेश करने की सोच रहे हैं, किसी बच्चे के लिए, किसी फ्यूचर प्लान के लिए, किसी बड़े इवेंट के लिए, तो शर्मा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आप शुरुआत करिए एक अच्छे ईटीएफ के साथ। या तो आप निफ्टी ईटीएफ ले लीजिए, किसी आईटी ईटीएफ ले लीजिए, कोई बैंक ईटीएफ ले लीजिए, और या फिर कोई बढ़िया लार्ज कैप शेयर ले लीजिए, कोई अच्छा म्यूचुअल फंड ले लीजिए। इनके साथ शुरुआत करिए, एसआईपी करिए, धीरे धीरे निवेश करते रहिए। वहाँ आप ट्रेडिंग मत करिए, वहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करिए और लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे पैसा डालते रहिए। कुछ सालों बाद जब वो इवेंट पूरा होगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा शर्मा साहब की आज कही हुई बात कल कितनी वैलिड होगी। सो इसलिए आज से भी आप उस पर नज़र रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक विनीता जी का सवाल आया है। उनके पास शैले होटल है 995 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें शर्मा साहब? मुझे स्टॉक का नाम शैले होटल। कौन सा शैले होटल। शैले होटल्स जी। बीएससी कोड 542399। 5423। जी मैं सही बात बताऊं आपको तो ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ और ना कभी मेरी ऐसी रडार पे आया शैले होटल्स अभी फिलहाल, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखें तो स्टॉक एक है तो नियर अच्छा परफॉर्मेंस, पर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो जो करंट ड्रॉप आया 1050 या 1020 के आसपास से काफी एक तेज शार्प ड्रॉप है और वोलैटिलिटी स्टॉक में काफी हाई रहती है। ओवरऑल ये इसमें लॉन्ग टर्म में आप देखें तो ट्रैक्शन अच्छा है। स्टॉक का जो अच्छा सपोर्ट या आप बोल सकते हैं फ्रेश मोमेंटम जो बनेगा 760 770 के आसपास बनेगा। फिलहाल इस स्टॉक में और एक 7 से 8% की गिरावट आ सकती है, वहां से एक रिवर्सल आएगा। तो अगर किसी का ऊपर के लेवल पे निवेश है तो आप बने रहिए, लेकिन नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 760 रुपए का। अगर इसके नीचे जाता है स्टॉक तो मेरे ख्याल से 590 तक की गिरावट आएगी।
लेकिन अगर कोई नजरिया आने वाले 2 से 3 साल का है तो बिल्कुल बने, लेकिन शॉर्ट टर्म नजरिए में मेरे ख्याल से 760 का स्टॉप लॉस आप लगाकर इसमें होल्ड करें। 760 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप फिलहाल बने रह सकते हैं और बाकी समय समय पर इसके ऊपर आगे ही बातचीत हमसे कर सकते हैं। गुरुग्राम चलते हैं, वहां पर हमारे साथ दीपक त्रिपाठी जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है। जी एंड दीपक जी, गुड आफ्टरनून सुमित सर। गुड आफ्टरनून सुमित सर, दीपक मेरा क्वेश्चन था पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के। जी। ओके मेरे पास 160 शेयर्स हैं 60.15 रुपीज पे, ओके जो कि मैंने 29 अगस्त 2024 को लिया था। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज्यादा अमाउंट भी नहीं इन्वेस्ट है, बट मेरा क्वेश्चन है कि ये शेयर बढ़ेगा कब या बढ़ क्यों नहीं रहा है? नहीं तो दीपक जी एक बात समझाइए, आपने जो इसमें निवेश किया था ये निवेश बतौर ट्रेडिंग किया था या बतौर इन्वेस्टमेंट किया था? ट्रेडिंग किया था। ट्रेडिंग किया था और ये नीचे आता गया और आपने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया? नहीं, एक्चुअली मैं बीच बीच में कभी कभी देख पाता हूँ, कभी नहीं देख पाता हूँ, जैसा मेरा शेड्यूल रहता है। ओके नहीं क्योंकि लेकिन दीपक जी ऑलरेडी ये शेयर आपकी खरीदारी से रफली 20 रुपया ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो करीब करीब आप 30-35% या 40% के आसपास वैल्यू इरोड करते हुए देख चुके हैं इसमें। नहीं, नाउ अभी मैं 18.54% डाउन पे हूँ ओके और 17 रुपए, अब तो 1784 50 रुपए रुपए का लगभग मुझे नुकसान लेकिन हो आपने गया। 40 के लूज हाँ। भी देखे हैं इसमें, राइट? हाँ, मैंने अभी Okay. रिसेंट देखे थे जब मार्केट एकदम डाउन जा रहा था। तो शर्मा साहब करना क्या चाहिए इसमें? इनके पास पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर हैं, 49-50 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। क्या ये जो रिसेंट लोस उसका स्टॉप लेके बने रहे, क्या करें अभी इसमें? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से स्टॉक अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं इनको त्रिपाठी जी को ये बताऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअली स्टॉक में जो ट्रेंड फॉर्मेशन है या चार्ट स्ट्रक्चर है वो आप देखें तो हायर हाई हायर लो का था स्टॉक में। एग्जैक्टली 68 के आसपास इसमें डबल टॉप का एक ब्रेकडाउन हुआ है। स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 54 उसके नीचे आया है, तो ऑब्वियसली रेट से 41 रुपए तक गया है। अगर देखें तो स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, पर जहां तक कि लीनियर रिग्रेशन का जो एक फॉर्मेशन बता दूं, स्टॉक की रेंज बनी हुई है 58 रुपए से लेके 41 रुपए तक, जो इन्होंने नीचे में देख लिया है। तो अगर यहाँ से स्टॉक वापस से 52 के ऊपर जाता है तो इनको 54 से 56 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो आपने वर्स्ट तो देख ही लिया है, 43 का स्टॉप लॉस लगाइए। 56-57 के आसपास इस स्टॉक में आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी और गिरावट बनी, क्योंकि स्टॉक अपने 2011 के हाइस के नीचे है यहाँ पे सुमित जी। तो जिस स्टॉक ने मेरे ख्याल से पिछले 14 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करा और मार्केट की एक अच्छी बुल रैली उसने 2 बार मिस कर दी, मेरे ख्याल से आगे भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा ये। तो 56-57 के आसपास आप इसको एग्जिट कर 56-58 के अराउंड कहीं मिले आप एग्जिट कर जाएं, ये आपको एक राय दी गई है खास तौर से पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर। अब कुछ और दर्शकों से ही बातचीत कर लेते हैं। एक आईजीएल के ऊपर सनी कुमार साहब का सवाल है। 342 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, लंबी अवधि के निवेशक हैं, करना क्या चाहिए इसमें? स्टॉक काफी अच्छा है, लंबी खरीदी के निवेश आपने करा है। मेरे ख्याल से स्टॉक जो एक ओवरड्यू आप बोल सकते हैं करेक्शन है, पिछले 3 या 4 साल से वो कर रहा है, स्टॉक साइडवेज रहा है। ब्रॉडली आईजीएल की जो रेंज रही है वो 600 रुपए से लेके 350 रही है, जो रेंज है काफी बड़ी है, पर इसने अभी फ्रेश बॉटम बनाया है 310 पे ऊपर आया है। शॉर्ट टर्म एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं 461 पे है, 461 रुपए पे है। मेरे ख्याल से वापस से आपको ये स्टॉक 540 तक मिलेगा। जहां तक के सिटी गैस लाइन और ये जो एक पर्टिकुलरली थीम प्ले आउट हो रही है आईजीएल एमजीएल, मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऐसे है जो अभी और थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे और एक जो फ्रेश ब्रेकआउट आईजीएल में आएगा वो जब ये स्टॉक 570 के लेवल के ऊपर निकलेगा तब आएगा। लेकिन हाँ, इस स्टॉक में अगर किसी को निवेश करना है तो 335 से 340 के लेवल्स पे अच्छा स्टॉक है। मेरे ख्याल से ऊपर में वापस 570 तक एक तेजी आएगी। 570 तक की तेजी यहाँ ऊपर के लेवल में आते हुए दिखाई पड़ सकती है, तो फिलहाल के लिए तो आप बने रहे, वो ज़्यादा बेटर है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप जी मौजूद हैं जोधपुर से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार कुलदीप जी, क्या हाल चाल आपके और क्या सवाल आपका? जी बढ़िया हूँ। मेरा सवाल सर इंडियन होटल्स पर था। 684 पर 100 शेयर है और कल इसके Q3 नतीजे हैं, तो आज ही सेल करते हैं या फिर कल 5-10% और मिल सकते हैं? आप वैसे ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें बैठे हो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से?
जी सर, ट्रेडिंग के हिसाब से ही था, लेकिन मैंने मतलब पिछले क्वार्टर में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे तो हाँ। उस वक्त लिए थे ताकि अभी थोड़ा मुनाफा बांध सकें। ओके, तो क्योंकि सर एक अच्छे क्वार्टर के सामने नंबर आएंगे, दो ये क्वार्टर भी इनका बहुत अच्छा क्वार्टर होता है आमतौर पे, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इनके लिए बेटर होता है, लेकिन अब एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है कुलदीप जी। तो अगर वो ट्रिगर हो गया तो निकल जाइएगा, नहीं ट्रिगर हुआ तो फिर कैरी करते रहिएगा जहाँ जहाँ तक जाता जाए। सो शर्मा साहब, करना क्या चाहिए? 100 शेयर है इनके पास, 684 रुपये के दाम पर हैं, और बहुत लॉजिकली इन्होंने सवाल पूछा है कि नंबर्स आने उससे पहले करना क्या चाहिए। सो 806 807 चल रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करें, क्या करें? ये देखिए बिल्कुल अच्छा है मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस, अगर इन्होंने जैसा बताया इनका ट्रेड हो या इन्वेस्ट, पर्टिकुलरली सेक्टर जो है काफी अच्छा आउट परफॉर्म करा है। स्पेसिफिकली ये स्टॉक जो 400 रुपए से एक बार चलना शुरू हुआ, मेरे ख्याल से आज 800 रुपए आ रहा है। कल नंबर से स्टॉक में वोलेटिलिटी रहेगी, तो अगर आपको मुनाफा हो रहा है, देखिए मेरा एक सिंपल सा रहता है, अगर आपको नहीं पता कि आप होल्ड कितना कर पाएंगे या आपको एक शॉर्ट टर्म मुनाफे की लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी पोजीशन पे 50% मुनाफा बुक कर लीजिए, नीचे में 740 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऑन अ वेरी सेफर साइड आपकी खरीदी 680 और नीचे के लेवल पे 720 रुपए कर लीजिए वो स्टॉप लॉस, ये वीकली चार्ट के हिसाब से। तो वोलेटिलिटी अगर कल को आएगी तो आप उसको आराम से एम्ब्रेस कर लेंगे, आप उसको आराम से सह पाएंगे। तो नीचे 720 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, अगर वो ट्रिगर होता है तो पूरी पोजीशन कर लीजिए। अगर वोलेटिलिटी आप नहीं देखना चाहते, 50% बुक करके रखिए। स्टॉक अगर मैं थोड़ा सा आपको नजरिया और आने वाले 1 से 2 महीने का बताऊं, तो स्टॉक में और ट्रैक्शन बना हुआ है, और जो ऑन द हायर साइड टारगेट है वो स्टॉक का फिबोनाची बेस पे 952 का है। 720 का स्टॉप लॉस रहेगा, 950 तक के स्टॉक में आने वाले 3 से 4 महीने में टारगेट। तो आपको 950 तक के लेवल 3 से 4 महीने में दिख जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप ट्रेडिंग में हो, सो या तो आपको अच्छी तेज़ी मिले तो आप ट्रेल करते चले जाना अपने स्टॉप लॉस को, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हो। लेकिन सो फार आपको एक लेवल बताए गए हैं शर्मा साहब की तरफ से। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों के सवालों को लेकर। कल्याण ज्वेलर्स, इस पर एक सवाल आया है। 713 रुपये के दाम पर 85 शेयर हैं, और ये पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, कंटिन्यूसली सेलिंग में है ये स्टॉक। करना क्या चाहिए शर्मा साहब? बहुत लोग फंसे होंगे इसमें। बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली जेम्स और ज्वेलरी के स्टॉक ने जो रैली एंजॉय करी है पिछले साल 2023, इनफैक्ट अगस्त और सितंबर से जो रैली आई थी पूरे पिछले साल रही है, लेकिन ये रैली स्टॉल हो गई थी अक्टूबर और नवंबर में, जब हमको इनकी अर्निंग्स और रिजल्ट्स में ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो वो जो क्वार्टरली रिजल्ट हमने अक्टूबर में आए थे, तब हमने देखा था कि इनके ट्रैक्शन साइडवेज हो गया है और वो अपट्रेंड सस्टेन नहीं हो रहा, और वो अब इनके प्राइस में दिख रहा है कि अब इनमें और वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि काफी समय से ये स्टॉक सितंबर ही आप देखिए 26 सितंबर 28 सितंबर से साइडवेज हो गया था। तो नीचे में मेरे ख्याल से 650 जो सपोर्ट था वो काफी तो दूर हो गया, लेकिन वहां ब्रेकडाउन हुआ था, और अब मेरे ख्याल से इसमें नीचे 440 तक की एक गिरावट आएगी, क्योंकि अब वोलेटिलिटी एक्सपांड हुई और वो बियर्स के फेवर में, मतलब ग्रिप में है तो बियर्स के फेवर में वोलेटिलिटी एक्सपांड हुई, तो इसमें अब उछाल भी आएगा। तो आप ऊपर के लेवल पर सेलिंग देखेंगे और प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। इसमें एग्जिट की सलाह रहेगी, अगर आपके पास ऊपर के लेवल पे भी है तो आप निकल सकते हैं मेरे ख्याल से स्टॉक में, और 440 तक गिरावट आएगी। तो आपको एक रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी किसी भी कंपनी में जहाँ पर आप 100 का मल्टीपल, 150 का मल्टीपल, 200 का मल्टीपल देख रहे हैं, ज़रा स्टॉप लॉस से साथ ही काम करिए कि इस तरह के वैल्यूएशन जब भी कभी आते हैं किसी भी स्टॉक में, सो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो वहाँ पर ही बनती है। तो वो प्रॉफिट टेकिंग अब आपके सामने इंटेंस वे में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा एक सवाल मान इंफ्रा पर है, वीकेबी गेमिंग साहब के हैंडल से आया है। करीब 444 रुपये के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? मान इंफ्रा देखिए, करंटली मैं बताऊं अगर आपको, तो काफी कुछ एक इसमें आप बोल सकते हैं कि तेजी देखने को मिले थी। ये स्टॉक न्यूज में भी आया था क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट अच्छा आया था, और एकदम 170 180 के लेवल से स्टॉक में तेजी भी बनी थी। लेकिन अगर करंट लेवल पर बोलूं तो 220 के आसपास भी स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करा है और रिवर्सल हुआ है। थोड़ा सा आप नजरिया ऐसा देखें तो फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है। फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट अगर होता है तो ऑन एन एवरेज स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में 69 से 74% गेन करता है, और इसमें परफेक्ट फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो अगर कोई बना हुआ है तो बने रहिए, मेरे ख्याल से 204 से 210 के आसपास भी मिले मान इंफ्रा एक अच्छा स्टॉक है। अपसाइड में आई थिंक यहाँ से 320 से लेके 340 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिलेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 237 रुपए आ रहा है मेरे ख्याल से करंट लेवल से, अगर आप देखें
तो नीचे में एक 10 से 15% की रिस्क है, अगर कोई ले सके तो। और ऊपर में जो अपसाइड है वो मेरे ख्याल से 30 से 40% है। अच्छा स्टॉक है, बने रहे। बढ़िया स्टॉक है, बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है। अब सीकर चलते हैं, वहां पे प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील सर। नमस्कार चौधरी जी, क्या हाल चाल आपके और क्या सवाल आपका? बस बढ़िया है सर। मेरा सर हुंडई पे सवाल है। मेरे पास 20 शेयर लिए थे मैंने अभी 1800 रुपए पे। ओके, और कितना तो समय आप इसे दे सकते हैं? सर मैं समय तो इतना दे सकता हूँ कि मैं एक हुंडई की ईवी गाड़ी खरीद लूँ। और भी मैं शेयर ऐड कर सकता हूँ। ओके ओके, इस पे राय जानना चाह रहा हूँ। चलिए चौधरी साहब देखो, बस इसमें दो ही कंसर्न है। पहला, ये आईपीओ बहुत दिन अभी हुए नहीं आए हुए, सो अभी इसको बहुत कुछ देखना बाकी है। आमतौर पे जब भी कोई नई कंपनी आती है उसको भी बहुत सारे गोते खाने होते हैं, तो 4 क्वार्टर 8 क्वार्टर तो इस सब में निकल जाते हैं। उसके बाद आती है बारी इस प्रमोटर की, जो कंपनी में हिस्सेदारी है वो 82% है। सो हर हाल में प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी घटा के 75% लानी होगी अगले 3 साल में, ये सेबी का नियम है। सो ये 7% का जो एडिशनल स्टेक है ये भी कभी ना कभी बिकने आएगा, तो वो भी एक ओवरहैंग है इसके साथ। तो ये दो चीज़ें थोड़ा थोड़ा अभी अटक रही हैं, और बड़ा आईपीओ है क्योंकि बड़े आईपीओ की परफॉर्मेंस आमतौर पे कमज़ोर रहती है। सो ये 3 चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। रही बात शर्मा जी से, आपको इसके सामने एक राय भी दिलवाए थे। शर्मा साहब, करना क्या चाहिए? कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो इसके सामने खड़ी हुई हैं, करना क्या चाहिए इनको अपनी हुंडई की पोजीशन में? ये देखिए, मेरे ख्याल से इनकी जो पोजीशन है आप बने रहिए। कंपनी नो डाउट अच्छी है, न्यूली लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया उतार चढ़ाव बने रहेंगे। मार्केट का जो कम्पिटिटिवनेस है वो काफी बढ़ गया। अभी कंपनी अपने 2 से 3 नई ईवी व्हीकल लॉन्च करेगी। वैसे तो मेरी शुभकामनाएं हैं इनको कि ये भी इतना पेशेंस रखे, तो ये भी एक नई ईवी तो जरूर उठाएं आने वाले सालों में। पर मुझे लगता है आप बने रहिए स्टॉक में। स्टॉक में 1740 के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन है। और काफी competitive मार्केट में लिस्ट हुई है, जहां पर इसने बड़े प्लेयर्स की जो ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर स्पेसिफिकली सेगमेंट है, तो इसके कुछ मॉडल्स ने स्पेसिफिकली जो कंटिन्यूस लीडर्स थे मारुति के, उनको आउट परफॉर्म करा है और वो प्लेस इसने रिगेन करी थी। तो मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है, और अभी और कम्पिटिटिव मार्केट में इसने अपनी नई जो ईवी की एक प्रोडक्ट लाइन है वो निकाल रहे, 2 से 3 व्हीकल लॉन्च करेंगे। काफी अच्छा है, आउटलुक भी काफी बुलिश है। शॉर्ट टर्म एक पैसेंजर व्हीकल या ऑटो इंडस्ट्री में आप बोल सकते हैं कि एक करेक्शन जा रहा है, या आप साइडवेज करेक्शन, या बोल सकते हैं म्यूटेड सेंटिमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हम उस क्वार्टर के बाद आ रहे हैं जब इनकी सबसे हाईएस्ट सेल्स होती है। तो फिलहाल ये थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा, बने रहने की सलाह रहेगी। 1740 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में वापस से जो इसकी आईपीओ की रेंज है 1910, वहां तक के इसमें तेजी देखने को मिलेगी। आईपीओ की रेंज 1910, वहाँ तक की तेज़ी शायद आते हुए दिखाई पड़े। सो उस लिहाज से भी आपको इस स्टॉक के ऊपर अदरवाइज नज़र रखनी होगी। अब कुछ और दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ रीतम जी मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से। रीतम जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार रीतम जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा वरुण बेवरेज पे है। 200 शेयर है, 560 के भाव में। ओके, तो शर्मा साहब, वरुण बेवरेजेस 560 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 200 शेयर है। ये भी एक समय का बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मर था, अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। करना क्या चाहिए इसमें? हाँ जी, देखिए अच्छा है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो ट्रेड, आप मैं बोल सकता हूँ ये शॉर्ट टर्म एक प्ले अगर होगा यहाँ पे, तो आप एक 520 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पर 560 की आपकी खरीदी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको मोटा मोटा एक 5 से 6% का स्टॉप लॉस रहेगा। 520 के नीचे स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हो सकता है। 520 इसलिए क्योंकि ये जो 520 का लो है, इसने पिछले साल फेब्रवरी आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट फेब्रवरी और मार्च से वो इसका लोअर जोन है पूरी कंसोलिडेशन का, जो इसने सस्टेन करा है पूरे 1 साल, और ऊपर में वापस 650 तक गया। तो मैं यहाँ पर इनको सलाह दूंगा, आप ये स्विंग बेसिस या पोजिशनली आप ट्रेड रख सकते हैं, और 520 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर वो टूटता है तो नीचे में और गिरावट आ सकती है 450। अगर ये 520 का स्टॉप लॉस नहीं टूटता, सस्टेन करते हो, काफी अच्छा। ऊपर में 630 से 35 के लेवल देखने को मिलेंगे।